हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे 25 मई का। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स दोनों को हम देखेंगे डिटेल्स में, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका जो है वो टॉपिक या न्यूज़ जो है पूरी तरह से कवर हो जाए। क्योंकि यूपीएससी में बेसिकली जो है सिर्फ न्यूज़ आइटम्स नहीं आते हैं, उसमें जो टॉपिक्स कुछ आता है उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो उसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करें ताकि आप जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में करंट अफेयर से, तो वो आप आंसर कर पाएंगे उसको देख करके। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और यहाँ पर भी सब्सक्राइब करके आपको कोई बेल आइकन दिखेगी, उसको आप जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ईमेल नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे जल्द से जल्द। और इसके अलावा प्ले हमारा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हमने वीडियो का लिंक दिया है प्लेलिस्ट सेक्शन में। बेसिकली जो हमारा इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी पे, बैंकिंग सिस्टम पे, और पॉलिटी का जो है जुडिशरी पे, कॉलेजियम सिस्टम पे, और अलग फंडामेंटल राइट्स पे अलग अलग वीडियो जो है एनसीईआरटीज के भी हैं, तो उसको आप जरूर देखें क्योंकि ये सारा जो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड ही वीडियोज हैं, जो आपको प्रिपरेशन में जरूर हेल्प करेगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला आपका न्यूज़ है उड़ीसा बंगाल ग्रेपल विथ इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन। तो ये बेसिकली जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से उड़ीसा में और बेसिकली बे ऑफ बंगाल में आपका जो साइक्लोन एक डेवलप हुआ है। यास इसका नाम रखा गया है साइक्लोन का। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। बेसिकली जो है उम्मीद की जाए 26 मई को बाय इवनिंग जो है ये उड़ीसा और आपका जो वेस्ट बंगाल को इफेक्ट करेगा, हिट करेगा। इसको लेकर के वहाँ पे तैयारी चल रही, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो तैयारी होती, सॉरी प्रिपेयर्डनेस का, कि भाई डिजास्टर के पहले जो आपका जीएस पेपर 3 है डिजास्टर को लेकर के, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। तो उसमें अब डिजास्टर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली डिजास्टर के प्री डिजास्टर कुछ काम होता है, पोस्ट डिजास्टर कुछ काम होता है। पोस्ट डिजास्टर जैसे आप उसको रिसेटलमेंट कर रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, कुछ जो टूट गए फूट गए उसको आप ठीक कर रहे हैं। प्री डिजास्टर क्या होता है? प्रिपेयर्डनेस एक तरह से। पहला तो एक तो आपका वार्निंग सिस्टम हो गया कि जैसे कि हमें वार्निंग मिल गई कि भाई साइक्लोन इस दिन आएगा, इस समय आएगा, इतना इसका स्पीड रहेगा, इस एरिया को इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें। इसके अलावा फिर उस बेसिस पर जो है हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि भाई अगर कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, फिशरमैन हैं, जो कोस्टल एरिया के साथ जो जिनका घर वर है, उनको हम खाली करा दें, उनको कोई सेफ जगह पे ले जाए। अभी क्योंकि कोविड का समय है तो हॉस्पिटल्स में बाकी जो जगह पे इलाजें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं पावर कट हो जाए तो पावर बैकअप दिया गया है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि कोविड का भी इलाज चलते रहना चाहिए। इसके अलावा जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी गवर्नमेंट देख रही है कि भाई वो सब दुरुस्त रहे, ऐसा नहीं उस समय वो कोलैप्स कर जाए। तो ये सब चीजें बेसिकली प्रिपेयर्डनेस है, ताकि हम जो है डिजास्टर तो आएगा ही, साइक्लोन तो आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, बट उससे हम प्रिपेयर रहेंगे तो हमारे यहाँ जान माल का नुकसान नहीं होगा या ना के बराबर होगा, और बाकी जो प्रॉपर्टी का, बाकी चीजों का नुकसान नहीं होगा। तो इजी होता है डिजास्टर प्रिपेयरनेस। डिजास्टर से आप कितना रेजिलियंट है। जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अर्थक्वेक रेजिलियंट बिल्डिंग है, तो वो अर्थक्वेक आएगा तो ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग में या उनके रहने वाले लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब बेसिकली डिजास्टर का पार्ट है, प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर जैसे कि अब हम देख रहे हैं आपका जो गुजरात में, आपका जो महाराष्ट्र में जो साइक्लोन अभी आया था, उसके बाद पोस्ट डिजास्टर मेजर चल रहा है कि वहां पे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। किसी का घर वर टूट गया है तो उसको घर कंस्ट्रक्शन कर सके, वो भोजन पानी के, तो सारा कुछ जो है वहां पे किया जा रहा है। तो वो पोस्ट डिजास्टर हो गया एक तरह से। तो ये चीजें हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सर जैसे हमने कहा कि इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 185 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाएगा, ये स्पीड इसकी होगी मैक्सिमम। तो ये सीवियर सुपर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये आएगा। तो ये जो है साइक्लोन को क्लासिफाई जो हम करते हैं स्पीड के बेसिस पर, उसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली वेरी सीवियर साइक्लोन, जैसे कि अभी जो आया था आपका तौते, उसमें भी यही था, आपका वेरी सीवियर कैटेगरी में था। इसका स्पीड जो होता है आपका इस रेंज में, अगर स्पीड है साइक्लोन की तो उसको हम वेरी सीवियर कहेंगे। इससे ज्यादा स्पीड होगी तो उसको सुपर साइक्लोन कहा जाएगा, जैसे कि अम्फान को सुपर साइक्लोन कैटेगरी में रखा गया था। तो ये बेसिकली कैटेगरी है स्पीड के बेसिस पर, स्पीड कितना उसका होता है। नेम का भी बहुत बहुत चर्चा होती है, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि नाम जो है कैसे होता है। जैसे यास, अभी हमने कहा यास तूफान आएगा, अभी तो हमने कहा तौकते तूफान आया था। तो ये बेसिकली कैसे हम अनुमान लगाते हैं? तो ये बेसिकली जो होता है, जो इंडियन ओशियन में जो देश हैं, ये आपके 13 कंट्रीज हैं। तो ये ज्यादातर 2004 में ये नामकरण स्टार्ट हुआ बेसिकली ये मेथड। तो पहले 6 आई थिंक 6 या 8 देश थे पहले। अभी जो बेसिकली 13 देश हो गए हैं। 13 देश जो है, इन सभी से 13 नाम लिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं बांग्लादेश से 13 नाम अपना सबमिट किया,
जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, इन्होंने, इंडिया ने भी अपना 13 सजेशन नाम जो सबमिट किया। तो ये 13 देश 13 नाम सबमिट कर रहे हैं, यानी 13 इंटू 13 169 आपके पास नाम्स हो गए। जो पैनल है IMD है, जैसे बाकी जो पैनल है जो नामकरण करती है, उसके पास 169 नाम्स है। तो वो क्या करती है, उसके बाद इसको अरेंज कर लिया कैटेगरी में इसको, उसके बाद जो क्या है एक एक करके नाम जो दिया जाएगा। जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम जो इसमें लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम है उसको दे दिया जाएगा। इसमें और कुछ देखना नहीं है आपको। तो जैसे कि अभी हम देखा था तौते नाम था, ये बेसिकली जो है म्यांमार ने सजेस्ट किया था। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यास तूफान आया, तो ये लिस्ट में आगे बढ़ता जाए। इसके बाद अगर कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम गुलाब साइक्लोन होगा, जो कि पाकिस्तान ने दिया है। तो ये बेसिकली सिंपल मेथोडोलॉजी है। यास नाम जो है ओमान ने दिया, अगर पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में प्रीलिम्स में तो उसको आप लिख सकते हैं। और ये साइक्लोन का ऐसे, इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरह से साइक्लोन का नामिंग होता है। इसका हमारा डिटेल वीडियो है कि साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन नेमिंग कैसे होता है, स्पीड का है, उसके अलावा बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ को हमने डिस्कस किया। वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर आप जरूर देखें। आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप समझ लेंगे। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, माइग्रेंट वर्कर्स मे जस्ट वांट टू गो होम से सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जो माइग्रेंट वर्कर जो भी जा रहे हैं बेसिकली, या जो जिसकी जॉब चली गई है, नौकरी चली गई है, तो कुछ वापस जा रहे हैं, कुछ वहीं पर हैं दिल्ली या आसपास के एरिया में, जो दिल्ली NCR में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इनको जो बेसिकली राशन दे, ड्राई राशन दे, खाने का कुक्ड फूड भी दे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज करे ताकि वो घर आसानी से जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बट बेसिकली इसमें अभी तक काम नहीं हुआ। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एक फटकार लगाई बेसिकली सेंटर को, कि आप जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सेंटर ने जो सबमिट किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है कि वो कुक्ड फूड सप्लाई करे। तो ये सब बेसिकली है माइग्रेंट वर्कर को लेकर के। ये इसलिए मैंने आर्टिकल रखा कि माइग्रेंट वर्कर का क्या इफेक्ट पड़ा है, स्पेशली आप वनरेबल कम्युनिटी अगर हम कहें तो। वनरेबल एक कम्युनिटी है माइग्रेंट वर्कर, जिसपे हम पिछले साल भी हमने देखा था लॉकडाउन के कारण क्या इफेक्ट पड़ा था पेंडेमिक का। अभी भी हम वही देख रहे हैं, जो मिनी लॉकडाउन हम देख रहे हैं, स्टेट वाइड जो लॉकडाउन दे रहे हैं, उसका असर इन पे क्या पड़ रहा है, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उनको क्या जरूरत है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या गवर्नमेंट को देने की जरूरत है, सजेशन स्टेप्स क्या लेने की जरूरत है, और उन पे क्या असर बेसिकली पड़ रहा है लॉकडाउन का या पेंडेमिक का। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है कोवैक्सीन, गवर्नमेंट रिव्यूज प्रोसेस टू गेट WHO नोट। तो ये बेसिकली कल भी हमने देखा था न्यूज को। ये क्या है, WHO में जो है आपका इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, सॉरी ये देखिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में अभी तक कोवैक्सीन का नाम नहीं है। कोवैक्सीन जो ये वैक्सीन इंडिया की भारत बायोटेक की जो बनाई है, उसका अभी तक उसमें इनरोलमेंट नहीं हुआ है, जैसे वो लिस्टिंग नहीं हुई है। इसके लिए गवर्नमेंट भी अब पुश कर रही है कि भाई इसका जो कोवैक्सीन भी जो है इस लिस्ट में उसका नाम आ जाए। इसके लिए बेसिकली जो है अभी तक कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है कोवैक्सीन ने सबमिट किया है। और एक जो अभी बचा हुआ है बेसिकली एक चीज कि जर्नल में एक पब्लिश होना चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल ऑफ इट्स फेज 3 ट्रायल्स का जो है जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ। उम्मीद किया जा रहा है कि जून में ये पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको क्लियरेंसेस मिल सकते हैं, WHO के इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में इसको आ सकती है। मेन कारण क्या है, ये गवर्नमेंट का पुश का, गवर्नमेंट इतना एक्टिव क्यों है, क्योंकि जो है बेसिकली अभी देखा गया है यूरोपियन यूनियन ने जो है स्टार्ट किया है कि ट्रेवल एडवाइजरी इस तरह से जारी की है, अपना बॉर्डर ओपन किया है उन लोगों के लिए जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि वैसे वैक्सीनेशन को ही इन्होंने अप्रूव किया जो अप्रूव्ड है यूरोपियन यूनियन से और WHO से या फिर तो मतलब यूरोपियन यूनियन जिस वैक्सीन को अप्रूव किया है उससे अगर आप वैक्सीनेटेड है पूरी तरह से तो आप यूरोपियन यूनियन को विजिट कर सकते हैं। ये हाल के दिनों में आ सकता है ऐसा कुछ। इसके लिए गवर्नमेंट जो चाह रही है, क्योंकि है ना कोवैक्सीन से भी हमारे यहाँ देश में काफ़ी लोग कोवैक्सीन लगाया है, उन्होंने डोज लिया है। स्पेशली जो है गवर्नमेंट अगर हम कहें मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी उस कोवैक्सीन का डोज लिया है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है कि इसको हम WHO में इनलिस्ट कराएं और बाकी जो कंट्रीज हैं ग्लोबली उसके यहाँ भी इमरजेंसी यूज इसको अप्रूवल मिल सके। इसके साथ ही साथ इसका क्या एक और फायदा क्या होगा, एक्सपोर्ट करने में ये कोवैक्सीन को और ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने में का भी जरिया इनको मिल जाएगा अगर ये WHO के लिस्टिंग में आता है तो ये बेसिकली फायदे हैं। और ये जैसे हम समझ रहे इसके बाद अगर आ जाता है WHO के लिस्ट में तो बाकी देश भी इसको अपना सकते हैं और बाकी देश भी इसको अप्रूवल दे सकते हैं।
नेक्स्ट आपका है लक्षद्वीप को लेकर के न्यू लैंड रेगुलेशंस स्पार्क प्रोटेस्ट इन लक्षद्वीप। तो ये बेसिकली जो है वहाँ पे कुछ नए लैंड रेगुलेशंस वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने बनाए हैं, जिसको लेकर एक तरह से प्रोटेस्ट है कि भाई ये लैंड रेगुलेशंस आप बना रहे हैं कि वहाँ पर लैंड ओनरशिप आप ले रहे हैं, एक तरह से एक्सटेंसिव पावर है वो गलत है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। ये मोटा मोटी इसमें है, उससे कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं है। हाँ, ये आप लिख सकते हैं कि कैसे जो है लैंड डेवलपमेंट या जो ह्यूमन इंटरफेरेंस एक तरह से कर सकते हैं, जिससे जो वहाँ के इन्वायरमेंट कल्चर को इफेक्ट पड़ सकता है। सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल जो वहाँ का लक्षद्वीप का है उसको आप इफेक्ट निगेटिवली कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर है, इसी का इकोलॉजिकली फ्रेजाइल आइलैंड है, टीनी एंड थिकली पॉपुलेटेड, ये हम जानते हैं इसको। बेसिकली इसमें रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से ये रेगुलेशंस कुछ गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो मेनली जब आपके जानने के लिए है, एक तो लक्षद्वीप का आपको इकोलॉजी समझना होगा। वो लक्षद्वीप है क्या, मोटा मोटी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो लक्षद्वीप जो बेसिकली अरेबियन सी में है, जैसे कि ये इंडिया है आपका, तो यहाँ पर आपका जो अरेबियन सी है और यहाँ बे ऑफ बंगाल है आपका। तो अरेबियन सी में ये आइलैंड है आपका, बे ऑफ बंगाल में जैसे हम जानते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो अरेबियन सी में जो है 3 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, मतलब जो आइलैंड्स है उसको 3 मेन ग्रुप में डाला गया है, आमनी दीवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो ये 3 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इस कलेक्टिवली जो इसको हम लक्षद्वीप कहते हैं, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी आप समझते हैं, जैसे कि अंडमान यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो उस तरह से यूनियन टेरिटरी है। हाँ, यहाँ पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर इसको रूल करते हैं, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लक्षद्वीप का नाम जो है मलयालम, इन मलयालम एंड संस्कृत मतलब होता है 100,000 आइलैंड। लक्षद्वीप, तो द्वीप मतलब हो गया आइलैंड्स हो गया, और लाख 100,000 आइलैंड्स यहाँ पर है। तो एक ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स जो यहाँ पर हैं। ये आमनी देवी जो इसमें नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ग्रुप है। अगर हम आपको मैप लोकेशन आता है कुछ ऐसा, तो नॉर्दर्न मोस्ट में आपका आमनी देवी है और साउदर्न मोस्ट जो है मिनिकॉय आइलैंड्स हैं ग्रुप। ऑल द टाइनी, इसका ओरिजिन जो बेसिकली कोरल ओरिजिन है। कोरल आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा होगा। कोरल क्या होता है, जमीन के समुद्र में बेसिकली जो है एक कोरल पॉलिप्स और जो एनिमल और कह सकते हैं आप सेल का जो एक जीता जागता उदाहरण है कि उसमें जो है दोनों प्लांट एनिमल कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो कोरल ओरिजिन है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका बायोस्फीयर इन्वायरमेंटल भी, और आप कहें तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये कोरल रीफ्स, जैसे कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ ये डिटेल बताऊंगा नहीं, इस आइलैंड में कहीं कहीं पे ऐसे कि कोरल रीफ्स है, तो फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है तरह से। कैपिटल इसका जो है राजधानी जिसकी कवरत्ती है, और ये प्रिंसिपल टाउन है, मतलब कि बेसिकली ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन जैसा हमने कहा नहीं है, कुछ आइलैंड्स में ही कुछ कुछ पॉपुलेशन है, और कवरत्ती इसमें मेन टाउन है और मेन पॉपुलेशन यहाँ पर है। मेनली ये कनेक्टेड है कोचीन से। कोचीन से ज्यादातर इसकी सी रूट्स या जो भी आप कहते हैं फ्लाइट रूट जो है कोचीन से ही जाती है। ये आप देख रहे हैं कवरत्ती जो है मेन आइलैंड इसका, मिनिकॉय साउदर्न मोस्ट हो गया आपका, ऊपर में जो आपका आमनी देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये आपका अरेबियन सी है, ये केरला का आपका बॉर्डर है। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और मोटा मोटी समझने के लिए लक्षद्वीप है क्या। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आते हैं सवाल, उसको आप जैसे जैसे न्यूज आएगा उसको हम डिफाइन करेंगे, बताएंगे आपको। नेक्स्ट जो आपका है तो एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में लिखें आपको कैसा लगा वीडियो, और आप क्या और इसमें उम्मीद करते हैं, क्या हमें बताने की जरूरत है। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी जो है उनका भी एडिटोरियल जो है बाकी न्यूज़पेपर जो है वो कवर हो जाए। तो जब न्यूज आपका एडिटोरियल सितंबर एग्जिट अफगानिस्तान एट द क्रॉस रोड, ये जो है बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि हम जो है सितंबर 11 तक हम पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, हमारी जो फोर्सेज है वहां से हम निकाल देंगे। लेकिन अभी भी जो है वहां पे पीस प्रोसेस अगर हम कहें, मतलब कि हटने के बाद बेसिकली अफगान यूएसए के हटने के बाद वहां पे कैसा सिचुएशन रहेगा, पीस होगी कि नहीं होगी। तालिबान अटैक जैसे कि अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं, वायलेंस वहां पे बढ़ गया, जैसे कि यूएसए ने अनाउंस किया, उसके बाद हमने देखा कि तालिबान की तरफ से बाकी जो वायलेंस वहां पर बढ़ गए हैं काफी। तो इसको लेकर के एक बेसिकली इस रीजन में पूरी जो हमारा इंडिया भी उस रीजन में आता है, तो वहां पे पीस का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वहां पर आगे जाकर कैसा सिचुएशन रहेगा, शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, वहां वायलेंस भी हो सकते हैं, तो ये सब चीजें की। तो इसमें बेसिकली मोटा मोटी यहाँ पे बताया गया कुछ, और पाकिस्तान का रोल है क्या पाकिस्तान, तो इसमें जो आपको जानने की जरूरत है यहाँ पर इंडिया पर्सपेक्टिव से, तो ये कि इंडिया हैज बीन की रीजनल बैकर ऑफ गनी। इंडिया का जो अभी तक स्टैंड रहा है, पॉलिसी रही है अफगानिस्तान को लेकर के, कि वहां पे जो भी आप पीस प्रोसेस लेके आए, अब
चाहे वो यूएसए लेके आए कोई भी, तो अफगानिस्तान लेड होना चाहिए, अफगानिस्तान उसको स्टार्ट का इनिशिएटिव हो, अफगानिस्तान ओन, अफगानिस्तान का अपना पीस प्रोसेस होना चाहिए, अफगानिस्तान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने दूसरे देश का पीस प्रोसेस को अपना के वहां पे थोप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अफगानिस्तान का हो उसी पीस प्रोसेस के साथ हमें जाना चाहिए। ये इंडिया का स्टैंड रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहा है बाकी देशों के साथ। तो इंडिया फियर्स तालिबान डोमिनेटेड रिजाइमिंग का बोलते, इंडिया को लगता है कि तालिबान वहां पे डोमिनेट कर सकता है अगर यूएसए हटते ही है तो। इससे क्या होगा, पाकिस्तान को एक बड़ा स्टैंड मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का चीफ पैट्रन एक तरह से कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। तो ये इंडिया को डर है कि पाकिस्तान का रोल जो है बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में, तो डिक्टेट अफगानिस्तान इंडिया पॉलिसी, और वो अफगानिस्तान का जो पॉलिसी इंडिया की तरफ, उसको वो चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, अनुमान मुताबिक बदल सकता है। न्यू दिल्ली अभी तक जो है पेरिफेरल प्लेयर रहा है, मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बन पाया है इस प्रोसेस में। It has no leverage with Taliban, hence there is nothing unethical in exploring possibility of developing links with the amenable। तो ये सजेशन यहाँ पे दिया गया कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो इंडिया को अपना स्टैंड चेंज करते हुए बेसिकली हमें जो अमेनेबल सेक्शन, मतलब जिसको हम कि बदल सके, तालिबान के कुछ सेक्शंस जो है, कुछ ग्रुप्स को के साथ हमें बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए, उसके साथ हमको लिंक्स बनाना चाहिए, ताकि अगर यूएसए जब हटता है तो उसके बाद हमारा भी एक स्टैंड हो, वहां पर हमारा भी एक वहां पे मजबूती हो कि हम वहां पर डील कर सके। Thus, any tensions between India and Pakistan, irrespective of who plays the mediator, will have indirect stabilizing effect on Afghanistan। तो ये भी है कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारा टेंशन रिड्यूस होता है तो उसमें भी हमारा फायदा है अफगानिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान है डायरेक्ट स्टेक इन द सक्सेस ऑफ पीस टॉक, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे हमने कहा, तालिबान के साथ अच्छा लिंक है, और पाकिस्तान का एक डायरेक्ट रोल है इसमें अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में। चाइना के लिए भी एक तरह से ये सरदर्द है, क्योंकि है ना, अगर बीजिंग बीजिंग को क्या दिक्कत है कि वो उसका अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं रहता है, वहां पे बैलेंस होती है, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, मतलब वहां उसका इफेक्ट हो सकता है चाइना का जो जिंजियान प्रोविंस है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस है, वहां पर जो टेररिज्म है वहां पर ज्यादातर, वो उसको भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो चाइना काफी इन्वेस्ट कर रहा है अफगान पीस प्रोसेस निगोशिएशन में। तो सब देश का वहां पे बेसिकली से है कि अफगानिस्तान को अगर अनस्टेबलाइज होता है अफगानिस्तान आगे फ्यूचर में, तो सभी देशों को इससे जूझना पड़ सकता है, उसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इंडिया के लिए क्या है, एक तो आप तालिबान से डील करें कुछ सेक्शन से उसके, और पाकिस्तान के साथ हमारा पीस प्रोसेस बढ़े। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, द स्केल ऑफ गुजरात मोर्टेलिटी क्राइसिस। तो ये बेसिकली कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो बताया गया कि गुजरात का स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के, पहले हमने पूरा ऑल ओवर इंडिया भी देखा कि जो डेथ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं वो सही नहीं है। मोर्टेलिटी का जो रेट, मोर्टेलिटी जो आप डिसाइड कर रहे हैं कोविड को लेकर के, वो डेटा सही नहीं है, इनफैक्ट उससे 10 गुना ज्यादा कुछ है। तो इन्होंने यहाँ पे जो आपको जानने के लिए है कि क्या अदर मेथड्स हैं जिससे हम डेथ या मोर्टेलिटी सही तरीके से निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं। मोटा मोटी यही है आपका। तो कैसे कर सकते हैं भाई, ऑफिशियली जो फिगर्स है वो तो हॉस्पिटल्स का डेटा के हिसाब से जो कंफर्म कोविड केसेस थे उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखा गया, गवर्नमेंट उसको दिखाती है कि ये हमारे कोविड से डेथ है। बहुत सारे डेथ जो घर पर रहकर हो रहे हैं या फिर जो हॉस्पिटल में कोमोबिडिटी के कारण आपने कह दिया, वो सब बेसिकली इंक्लूडेड नहीं है। तो कैसे इन्होंने निकाला कि भाई डेथ ज्यादा हो रहा है, जो बता रही गवर्नमेंट वो गलत फिगर है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप देखेंगे मोर्टेलिटी का भी, जहाँ भी आप शमशान या जो भी है, तो वहां पर जो है रजिस्टर होता है डेथ कि भाई कहाँ कितने लोग आए, कितना नाम क्या है, बाकी सब कुछ। तो उससे ये डेटा निकाला गया। तो इन्होंने देखा कि वो फिगर है, काफी हाई फिगर है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड दे रही है वो गलत रिकॉर्ड है एक तरह से उनके हिसाब से। तो इसी को आपको जानने की जरूरत है कि इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम जान सकते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हाईलाइट सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन सच ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, बस यही चीज है। कुछ बाकी सारा प्रैक्टिकल चीज है कि इसमें इतना फिगर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी कवर भी किया है, तो ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, कैरेक्टर चैलेंज। ये बेसिकली जो है क्या, ट्विटर को लेकर के, जो ट्विटर ने अभी थोड़ा दिन पहले कुछ ट्वीट्स को, जो बीजेपी लीडर्स के ट्वीट थे टूलकिट को लेकर के, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया टैग कर दिया। इसको लेकर के सेंटर ने कहा ट्विटर को कि भाई आप जो है इसको हटाइए टैग को, ये आप जो है प्रेजुडिशियल मैटर है आपका, ये सही आपका जो स्टेप है वो नहीं है। उसमें इस स्टेप जो सेंटर का डायरेक्शन उसको क्रिटिसाइज किया गया इस आर्टिकल में, पहले भी किया गया था, पिछले हमने कल भी जो आर्टिकल देखा। तो टूलकिट क्या है, टूलकिट आर मीन टू बी अबाउट कोऑर्डिनेटिंग फ्यूचर एक्शंस ऑन सोशल मीडिया। ये बेसिकली एक तरह से टूलकिट क्या था कि हम भाई क्या क्या है ना इसमें करेंगे सोशल मीडिया पे आगे में, इस किसी एक टॉपिक को लेकर के हम क्या एक्शन हमारा होगा, ये हो गया टूलकिट एक तरह से।
तो इसमें कुछ कुछ बताया गया कि ये पास्ट इवेंट को आप दिखा रहे हैं, टूल किट आपका मई डेट आपका मई में जो उसमें एक्शन आपने दिखाया है वो ऑलरेडी अप्रैल में हो चुका है, तो ये टूल किट फर्जी है। तो यही सब चीजें हैं, इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। तो ट्विटर का जो पॉलिसी बेसिकली एक मेन लेवल, तो ट्विटर इसमें सही क्यों है, क्योंकि उसके अपनी पॉलिसी पब्लिसाइज पॉलिसी है, मतलब ऑलरेडी उसमें पॉलिसी पब्लिक में दे रखा है। जो आप जब आप साइन इन करते हैं तो आपको पॉलिसी आपको दिखाई जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इंक्लूड ट्वीट्स दैट इंक्लूड मीडिया दैट हैव रिसेंटली अल्टर्ड और फैब्रिकेटेड, तो जो अगर कोई फैब्रिकेटेड मीडिया उनको लगता है तो वो बेसिकली उसको टैग कर सकता है मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर। आईटी एक्ट जो जिसको गवर्नमेंट हवाला देती है कि आईटी एक्ट से हम इसको आपको बैन कर सकते हैं, ये सही नहीं, आईटी एक्ट के मुताबिक नहीं है। आईटी एक्ट जो बेसिकली गवर्नमेंट को पावर देता है रेगुलेट कंटेंट, बट लेकिन ये पावर नहीं है कि वो ऑर्डर कर सके रिमूवल ऑफ लेवल, कोई लेवल हटाने का, रिमूवल का वो ऑर्डर नहीं कर सकती। हाँ, कोई कंटेंट अगर है, कोई वायलेंस क्रिएट कर रहा है, कोई गलत कंटेंट है, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट बोल सकती है। तो उसमें अगर टैग लगा दिया किसी ने, मैनिपुलेटेड मीडिया हो, XYZ आपने टैग लगा दिया, उसको आप हटाने के लिए पावर आपको गवर्नमेंट को नहीं है। ये बेसिकली आपका जो सेंसरशिप दिखाता है और ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, उल्टे ये निगेटिव इमेज बताता है गवर्नमेंट का। तो ये बेसिकली हमें क्रिटिसाइज इसको किया गया है इसके इस आर्टिकल में बेसिकली। नेक्स्ट आपका है एडिटोरियल लूजिंग टाइम। ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, बेसिकली पुदुचेरी में जो है नई इलेक्शन हुआ था, गवर्नमेंट नहीं बनी है, लेकिन अभी तक जो है मिनिस्टरशिप कैबिनेट जो है वहां पर नहीं बना है। हेल्थ मिनिस्ट्री स्पेशली जो कोविड, वहां पे कहा जा रहा है कि कोविड का काफी केसेस बढ़ गए हैं इन कुछ दिनों में, बट वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ चार्ज किसी को नहीं दिया गया, जो कि गलत है एक तरह से। इसीलिए फुल फ्लेजेड जो गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर पा रही है, यही इसमें बेसिकली है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, सिंगल ग्लोबल टेंडर फॉर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। ये हमने बहुत बार देखा है कि जो वैक्सीन का जो है बेसिकली प्रोक्योरमेंट सेंट्रली होना चाहिए, एक तरह से ग्लोबल टेंडर सेंटर को करना चाहिए। क्या फायदा है उसका, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ है ना चीजें बताई है। जो एक तो फेज 3 वैक्सीनेशन जो स्टार्ट किया उसको इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म किया है। पहला, ये मेथड सही नहीं था आपका, थर्ड वेव का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जैसे रिड्यूस रॉ मटेरियल्स आपका है, सप्लाई या प्रोजेक्टेड सप्लाई जो अभी गवर्नमेंट करी कि अगस्त 21 तक में हमारा सही हो जाएगा सप्लाई, वो भी अभी पक्का नहीं कि होगा कहीं, क्योंकि आने वाली वैक्सीन का अप्रूवल डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन क्या होगा ये अभी तक श्योर नहीं है। तो आपने जो 18 से 44 साल को वैक्सीन के लिए स्टार्ट कर दिया, इससे वैक्सीनेशन जो है स्प्रेड जो है वो कम ही हुआ है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म वैक्सीन प्राइसेस फॉर ऑल स्टेट कैन प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन अगर होता प्राइसेस तो वो सही होता है एक तरह से। अनहेल्दी कंपटीशन जो स्टेट्स अपने आप में लड़ रहे हैं कि हम भाई इतना दाम देंगे उतना दाम देंगे, तो वो बेसिकली रुक जाता अगर सेंटर एक सिंगल प्रोक्योरमेंट या सिंगल वैक्सीन का प्राइस होता तो। स्टेट्स विल हैव टू प्रोक्योर डोजेज एट हायर रेट देन द सिंगल नेशनल परचेज। ऑब्वियसली बात है, अगर स्टेट्स मान ली 100 मान ली 10-10 करोड़ खरीदता है एक एक स्टेट, तो अगर सेंटर उसको मिला करके अगर 200 करोड़ वैक्सीन खरीदता है, 300 करोड़ वैक्सीन खरीदता है, तो ऑब्वियसली बात आपको कम दाम मिलेंगे कंपेयर टू 10 करोड़ अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो इसीलिए ही उन्होंने बताया है कि ये कॉस्टली हो सकता है इंडिया के लिए ऑब्वियसली। इसेंशियली इंक्रीज गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है इसेंशियली इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन क्या है, टू रिविजिट पॉलिसी एंड यूज लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई फॉर एडल्ट हाई रिस्क एंड वनरेबल ग्रुप। इन्होंने कहा कि ये जो 18 से 44 साल का आपने दिया इसको हटा करके आप जो एडल्ट हाई रिस्क वनरेबल ग्रुप जो है उसके लिए सिर्फ वैक्सीन रखें और पॉलिसी को रिविजिट करें सप्लाई को देखते हुए। स्टेट स्पेसिफिक डिसीजन होना चाहिए एक्सपर्ट्स स्टेट के लिए, वहां पर उस स्टेट में क्या वनरेबल ग्रुप है, कौन सा वनरेबल ग्रुप है, उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे दिया जाए। तो ये बेसिकली उन्होंने सजेशन अलग दिया है जो पहले कभी सजेशन नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है कि कोऑर्डिनेट करे स्टेट के साथ और ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट सिंगल टेंडर फ्लोट करे, ताकि जो है वैक्सीन को हम सही क्वांटिटी में और जल्द से जल्द ला पाए। इसका इन्होंने पोलियो का एग्जांपल दिया जो हमने पहले भी देखा है कि पोलियो के केस में क्या था, बेसिकली ट्रेडिशनली क्या हम करते आ रहे हैं कि सेंटर प्रोक्योर करता है वैक्सीन और स्टेट उसको एडमिनिस्टर करता है। तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए था कोविड के केस में भी, जो गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया वो गलत है एक तरह से। तो आर्टिकल 21 का फिर उन्होंने एग्जांपल दिया फंडामेंटल राइट्स एक तरह से कि इसमें आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है इसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि राइट टू हेल्थ जो है लोगों को दे वैक्सीन, उसके लिए बहुत जरूरी है और वैक्सीन का अवेलेबिलिटी और एडमिनिस्टर कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। एक्सेसिबल, अफोर्डेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ये सब जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इसको अवेलेबल कराना। ठीक है, तो ये बेसिकली वैक्सीन का है। राइट टू आप कैसे फंडामेंटल राइट्स उसको रिलेट कर सकते हैं ये भी आपने देखा, और बाकी जो क्या उसमें इकोनॉमी कहाँ पे आ जाता है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में, उस को भी आप लिख सकते हैं। तो एक वैक्सीन पॉलिसी में जो है बेसिकली हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं अभी हम कहें 1-2 महीने में, उसको आप
कंपाइल करेंगे तो आपका वैक्सीन पॉलिसी या वैक्सीनेशन को लेकर के पहले क्या था अभी क्या, उस पर आपका डिटेल जो आप आंसर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ पॉस्को, ये बेसिकली पॉस्को लेकर लेकर उन्होंने कहा कि इसका जो अभी तक है इसका स्कोप को बढ़ाने की जरूरत है। पॉस्को क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। ये एक्ट है बेसिकली जो स्पेशली बच्चों के लिए सेक्सुअल ऑफेंसेज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए उसमें उसके लिए अलग से ये एक्ट बनाया गया था। तो इनेबिलिटी पॉस्को में दिक्कत क्या है जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है? इनेबिलिटी टू डील विथ हिस्टोरिकल केसेस। हिस्टोरिकल केसेस को हम यहाँ पे डील नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरिकल केसेज मतलब इंसिडेंट डेट आर रिपोर्टेड लेट, जिसको आप लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो टू। तो हिस्टोरिकल केसेज में बहुत बार देखते हैं, जैसे कि अपने मीटू कैंपेन में अपने हमने देखा जो भी, तो ये जो बेसिकली था इसमें पुराने केसेज आए हैं बहुत सारे, सालों सालों पुराने केसेज जो है लोग आए वहां पर, उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। उसी तरह तो है इसमें भी क्या होता है, पॉस्को में बेसिकली बच्चे उसमें को इसमें सेक्सुअल अब्यूज से बचने के लिए किया गया है। तो जब चाइल्डहुड के केस में हो सकता है आपका सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उस समय आप क्या है समझ नहीं पाए हो, डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू रिपोर्ट द ऑफेंस। तो ये क्यों होना चाहिए, इन्होंने मुझे बताया है कि हिस्टोरिकल केसेस को हमें क्यों इसमें देखना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू रिपोर्ट द ऑफेंसेज ऑफ ऑफेंडर एट अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बार बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, छोटे बच्चे अगर होते हैं तो बच्चों को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, वो बड़े होकर समझ पाते हैं कि ये नहीं हमारा अब्यूज हुआ एक तरह से। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस में जो है हिस्टोरिकल केसेस को भी ट्रायल पर इसको देखना चाहिए पॉस्को के अंतर्गत में। क्रिमिनल लॉ में बेसिकली क्या है कि डिले नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात हम जानते हैं। सीआरपीसी में भी है आपका कि जो 3 साल आपका जो बेसिकली होना चाहिए, 3 साल के अंदर आपको केसेस फाइल करना। 354 का टेक्निकल इसको आप हटा सकते हैं। तो तो पहला तो इन्होंने क्या कहा कि क्या बेसिकली रीजन क्या है हिस्टोरिकल केसेस को हमें करने का। यहाँ पे हमने रीजन देखा कि भाई बच्चे जो उसको समझ नहीं पा रहे, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बहुत बार उसको बता नहीं पाते हैं। कैनॉट एंड मस्ट नॉट बी इन सेम मैनर, ये अलग है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो अलग है। बाकी अगर हम अब्यूज को देखें, क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखें, तो अभी बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनकी समझ अलग होती है, सोच अलग होती है। तो मे बी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्यों? बचपन में उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, क्यों नहीं किया था भाई? तो थ्रेट्स फ्रॉम दी परपेट्रेटर्स, जो परपेट्रेटर वो थ्रेट के कारण उसके पब्लिक ह्यूमिलिएशन का थ्रेट, फियर होता है एक तरह से, और एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट वर्दी कॉन्फिडेंट, तो उनके पास कोई ट्रस्ट वर्दी आदमी नहीं होता जिसको वो बता सके और उसके साथ वो शेयर कर सके फीलिंग को। इन सब कारणों से भी बहुत बार लेट रिपोर्टिंग होती है, इसलिए गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एकोमोडेशन सिंड्रोम की बात की है, जो एक रोलैंड सी समिट एक प्रोफेसर ने कहा था, सेक्रेटरी ने, कि वेल द चाइल्ड कीप्स द अब्यूज एज ए सीक्रेट बिकॉज क्यों, द फियर दैट नो वन विल बिलीव द अब्यूज विच लीड्स टू एकोमोडेटिव बिहेवियर। तो ये बेसिकली एकोमोडेटिव सिंड्रोम है। इसमें देखा गया कि बेसिकली बहुत बार बच्चे जो है नहीं सीक्रेट रखते हैं अब्यूज को, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी उसको बिलीव नहीं करेगा कि अब्यूज हुआ है। तो इन सब कारणों से बेसिकली एक तरह से जो इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को हमें अलग नजरिए से देखना चाहिए और हिस्टोरिकल केसेस को हमें उसमें टैकल करना चाहिए। ये भी ड्रॉबैक भी है, डिलेड रिपोर्टिंग होती है तो बहुत ऑब्वियस बात है, एविडेंस नहीं रहता है। प्रोसिक्यूशन में बहुत कम चांस रहता है कि आपका 5% से भी कम चांस है वो उस पर हम मेडिकल एविडेंस जो है हम ला पाएंगे। इसको लेकर के गवर्नमेंट को क्या करनी जरूरत है, पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जैसे कि यूके में डिटेल गाइडलाइन बनाया गया है कि पुलिस इस केसेस को कैसे डील कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, लॉ को अमेंड करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट एटलीस्ट गाइडलाइन फ्रेम करे टू डायरेक्ट इफेक्टिव एंड पर्पसफुल प्रोसिक्यूशन इन केसेस विच आर नॉट कवर्ड बाय पॉस्को। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है हिस्टोरिकल केसेस को रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो एडिटोरियल, मुस्लिम पॉलिटिक्स विच वे नाउ, ये बेसिकली इलेक्शन को लेकर के है, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, तो ये एडिटोरियल हमने खत्म कर दिया दोस्तों। अब हम जो उसके आगे के पेज, एडिटोरियल के बाद के पेजेस में जो आर्टिकल है उसको हम देखेंगे। तो फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर आप सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। तो न्यूज आपका, हाई पावर्ड पैनल मीट्स टू चूज नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। तो ये सीबीआई डायरेक्टर जो है उसको नेक्स्ट जो सीबीआई डायरेक्टर बनाने के लिए पैनल है जो उसको नाम शॉर्टलिस्ट सेलेक्ट करती है। तो ये पैनल के लिए आपको जानने की जरूरत, पैनल 3 मेंबर का पैनल होता है। उसमें होते हैं पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी, और लीडर ऑफ अपोजिशन पोजीशन ऑफ लोकसभा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा अभी अधीर रंजन चौधरी हैं जो कांग्रेस के हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना वो भी थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तीनों प्रेजेंट थे। कल मीटिंग हुई थी इस सीबीआई डायरेक्टर का, तो 3 नाम इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। ये नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डिसेंट एक नोट दिया गया है कि भाई जो है पहली बात तो आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग जो है, बेसिकली नाम का शॉर्ट लिस्टिंग, ये डीओपीटी को नहीं बल्कि इस कमेटी को ही नाम को शॉर्ट लिस्टिंग करनी चाहिए थी। अभी क्या होता है, डीओपीटी कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करके बेसिकली कमेटी को देता है 3-4 नाम, उसको बेसिकली उस पे जो ये डिसाइड करते हैं कि में से कौन सा एक होगा। तो इसको इन्होंने ऑडिट किया कि शॉर्टलिस्टिंग भी जो है कमेटी को करनी चाहिए। तो ये बेसिकली मोटा मोटी है। तो सीबीआई का आप जानते ही हैं, तो कैसे चूज होता है डायरेक्टर, कैसे आप अपॉइंट करते हैं, उसका आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एक आर्टिकल है, ऑन साइट बुकिंग अलाउड फॉर 18+। ये बेसिकली जो है 18+ के लिए कल गवर्नमेंट ने कहा कि ऑन साइट बुकिंग मतलब साइट पर जाकर के आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी तक क्या था, ऑनलाइन था, बेसिकली ऑनलाइन ही आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, तभी आप जाते थे। बेसिकली रस को कम करने के लिए गवर्नमेंट का जो जवाब था कि रस को कम करने के लिए हमने किया था। तो अभी इन्होंने किया कि 18-44 साल के लिए ऑनलाइन साइट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे होगा, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए जानने की जरूरत है। अगर वैक्सीनेशन आप कराने जा रहे हैं तो इन चीजों का आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल, एफडीआई फ्लो क्रॉस्ड $81 बिलियन इन फाइनेंशियल 21। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बढ़ा है 10% से 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हुआ है, इतना बिलियन जो डॉलर एफडीआई हमारे में आया। सिंगापुर से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद यूएसए। इंडिया में बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई आया, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, और बाकी अलग अलग राज्यों में। तो एफडीआई जो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। एफडीआई और एफपीआई बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग डिफरेंसेस क्या है और उनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मोटा मोटी जो है इसमें कि ये जो है इन्वेस्टर जो है, जो जिसने इन्वेस्ट कर रहा है एफडीआई के थ्रू, वो बेसिकली एक बिजनेस खरीद रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट है उसका, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, आप कह सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म। एफपीआई बेसिकली क्या, सिक्योरिटीज, अदर फाइनेंशियल जैसे बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में पैसिवली हेल्ड बाय इन्वेस्टर। पैसिवली आप हेल्ड कर, बेसिकली आप सिक्योरिटी में लगा रहे हैं पैसा, कुछ बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स में। आप डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे एक तरह से, या फिर कंपनी के कंस्ट्रक्शन में, एक्सपेंशन में, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट ओनरशिप नहीं आती। इसमें डायरेक्ट ओनरशिप आप करते हैं, मतलब आपने जमीन खरीदा या कंपनी में कुछ स्टेक खरीदा, मतलब आप कंपनी में या फिर ज्वाइंट वेंचर में आप जो है इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, किसी दूसरे देश की। ये हो गया आपका एफडीआई। और ये लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब कि ये पैसा जो है फ्लो में है, आप इसको कभी भी निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। क्योंकि आप किसी कंपनी में या कभी जमीन में, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करें तो अभी से बात आपका लॉन्ग टर्म विजन है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट टू अ कंपनी बेस्ड इन अनदर कंट्री विद एन ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशिंग लास्टिंग इंटरेस्ट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें, ये बेसिकली क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन के लिए, आप जैसे आप शेयर मार्केट में करते हो उसी तरह से ये है आपका। एंड नॉट फॉर ऑब्टेनिंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ मनी। तो बेसिकली आपका वही है कि आप जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन, स्टॉक मार्केट आपका बढ़ रहा है, उसमें आपने पैसा लगाया और पैसा फिर थोड़े दिन बाद में निकाल लिया आपने। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में होता है, इसमें नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे मैंने कहा जमीन पे हो सकता है, कई कंपनी के बिजनेस में हो सकता है, अलग अलग चीजों में। स्टेबल है क्योंकि इसको आप लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है, आप लंबे दूरी से निकल कर इसको आप हटाएंगे नहीं जल्दी से, जल्दी आप पुल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो या किसी फैक्ट्री में, तो आपका आता है कि भाई नहीं फैक्ट्री बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। इसको आप बहुत बार बढ़ाते भी रहते हैं। अगर कंपनी अच्छी चले तो आप उसको फिर और पैसा डालेंगे, फिर डालेंगे। ये बेसिकली कंट्रोलिंग स्टेक इन बिजनेस। ये वॉलेटाइल है। इसमें बेसिकली कैसे, आप स्टॉक मार्केट का तरह से है, आपने पैसा डाला, बढ़ गया, आप निकाल के चले गए, या कोई दूसरे देश के मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, वहां से आप यहाँ से पैसा आपने निकाल करके दूसरे देश के मार्केट में डाल दिया। तो ये इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करता है। ऑब्वियस बात, आप मशीन में किसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर पैसा दे रहे किसी बिजनेस को, उसके मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके जमीन लेने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके मैन पावर बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल। और ये डजंट एड प्रोडक्टिव एसेट्स कुछ क्रिएशन होता नहीं है इसमें। एंट्री एंड एग्जिस्ट बैरियर्स इसमें होते हैं, क्योंकि अभी से बात आप जब एंट्री करेंगे एग्जिस्ट को कैसे, बहुत में आप देखेंगे एफडीआई गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में आप जो है 74% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलेटेड है। एफपीआई में इसमें कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में आपको फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना, तो इसमें आप कितना भी कर सकते हैं। तो सेबी ने डिफिनेशन दिया है कि 10% ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो एफडीआई कहलाएगा, कम इन्वेस्टमेंट है तो उसको एफपीआई कहेंगे। तो ये मोटा मोटी आपका एफडीआई एफपीआई का डिफिनेशन हो गया, सजेशन हो गया।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको आप लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अलग अलग व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे अगर आप फॉलो करते हैं तो। और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को दबाएं और बाकी वीडियोस को भी आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जो हमने वीडियो बताया है उसको आप जरूर देखें। इससे आपका प्रिपरेशन जो है डेफिनेटली इंप्रूव होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।